आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप उसी तरह सराहेंगे, पसंद करेंगे जिस तरह मेरी पिछली वीडियोस को पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी दिलजोई की। नए आने वाले लोगों के लिए खुश आमदीद, वेलकम। और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि बआसानी आप तक मेरी तमाम वीडियोस पहुंच जाएं और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। एक आज जी मंटो का खाता अनवर मकसूद के नाम, ये अनवर मकसूद साहब ने लिखा, क्या खूबसूरत तहरीर थी। उससे फिर मैं हालात व वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगा आगे। तो अनवर मकसूद साहब, इंतहाई माज़रत के साथ मैं आपका ख़त पढ़ रहा हूँ। भुट्टो साहब के दौर में शराब पर पाबंदी थी। ज़ियाउल हक साहब ने पाबंदी मज़ीद सख्त कर दी। सादत हसन मिंटो को मैंने ख़त में इन हालात की तफसील लिखी। मिंटो का जवाब आया। मिंटो को ख़त सदर ज़ियाउल हक के दौर में लिखा, अनवर, ज़मीन पर तुमसे मुलाकात नहीं हुई मगर तुम्हारा ख़त पढ़कर यूँ लगता है कि हमारी सदियों से जान पहचान है। गालिब को जितना तुम जानते हो उतना ही मैं जानता हूँ, जितना तुम चाहते हो उतना ही मैं चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जो फिल्म मिर्ज़ा गालिब बनी थी वो कहानी मैंने लिखी थी। सुरैया मुझे पसंद थी मगर मुझे मालूम नहीं था भारत भूषण मिर्ज़ा गालिब का किरदार अदा करेंगे। तुम्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुझे भी पाकिस्तान से मोहब्बत थी। पार्टीशन के बाद असमत चुगताई ने मुझसे कहा, आप पाकिस्तान जाकर क्या करेंगे। मैंने कहा, असमत, वो मेरा अपना मुल्क, मेरा अपना वतन है, वहाँ पर हम ही हम होंगे। मेरा सोना देश, मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान। मगर मैं पाकिस्तान बनने के 8 साल बाद दुनिया छोड़ गया। उम्र क्या थी मेरी, सिर्फ 43 साल। मुख्तलिफ अफसाने लिखने पर मुझे कई मरतबा जेल हुई, या यूँ कह लें जब भी मैंने कोई माकूल अफसाना लिखा मुझे जेल जाना पड़ा। तुमने अपने ख़त में लिखा है कि ज़ियाउल हक साहब ने शराब पर मज़ीद पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी का असर ये होगा कि अगर पाकिस्तान में 2 लाख अफराद शराब पीते थे तो देखना पाबंदी लगने के बाद 2 करोड़ अफराद शराब पियेंगे। बात सुनो, अगर तुम लोग किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो तो उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दो, वो खुद ख़त्म हो जाएगी। देखो, मैंने अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दिया और एक दिन खुद ब खुद ही ख़त्म हो गई। मेरे ज़माने में लोग घरों में नमाज़ पढ़ते थे और घर से बाहर जाकर शराब पीते थे। अब तुम्हारे पाकिस्तान में घर से बाहर जाकर नमाज़ पढ़ते हैं ताकि दूसरे लोग इन्हें मस्जिद जाता हुआ देख लें और शराब अपने अपने घरों में अपने वालिदैन और बच्चों के सामने पीने लगे हैं। मुझ पर इल्ज़ाम था मैं फहश लिखता हूँ। तुम बताओ, इस तहजीब के कपड़े किस तरह उतारता जो पहले से नंगी थी। मैं माशरे में बिखरी हुई गलाजत पर सफ़ेदी करने के बजाय गलाजत को देखता था और लिख देता था। इन लोगों के एक मोहल्ले में जाने पर पाबंदी लगाई। नतीजा क्या निकला, वह मोहल्ला तो खाली हो गया लेकिन लाहौर में बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ मोहल्ला बन गई। मैं हीरा मंडी जाकर औरतों से उनकी कहानियाँ सुनता था। वहाँ वही कहानियाँ मेरी तहरीर बन जाती थी। मेरा दोस्त सिर्फ मेरा कलम था, मरते दम तक उसने साथ नहीं छोड़ा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस माशरे में जो भी बात तुम्हें घिनौनी नज़र आए उसके बारे में ज़रूर लिखना। और मुझे बहुत सो ने बताया भी है कि तुम लिखते भी हो और मुंह पर कह भी देते हो। अनवर, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तुम्हारे यहाँ कोई सच नहीं बोलता। तवाइफों से मेरी दोस्ती सिर्फ इसलिए थी कि वह सच बोलती थी। जो कुछ इन पर गुजरती थी वो बिला झिझक बयान कर देती थी। मुझे अपने किरदारों से हमेशा मोहब्बत रही और तुम्हारे मुल्क में बसने वाले जाहलों को नफ़रत, जबकि मेरी मुलाकात इन जाहलों से उसी मोहल्ले में हुआ करती थी। मुझे सिर्फ एक बात की खुशी है, जिस दिन मेरा इंतकाल हुआ उस दिन ताज़ियत करने वालों का हजूम मेरे घर पर नहीं था। यही सच्चे और बड़े अदीब की पहचान है, सच पर मरने वाला तुम्हारा मिंटो। जनाब, ये है एक ख़त मिंटो साहब ने, जो यानी ये एक फ़र्ज़ी ख़त था जो अनवर मकसूद साहब ने, और अनवर मकसूद साहब ने
इस छोटे से ख़त में बहुत कुछ बुराइयां उजागर कर दी, बहुत कुछ मसाइल जो हमारे सामने थे सो कॉल्ड, ऊपर से हम सफ़ेद पोश अंदर से कितने गंदे लोग हैं उन्होंने बताने की कोशिश की। मिंटो साहब ने जिस महल्ले का जिक्र किया यानी शाही महल्ला, जिसे ज़िया उल हक साहब ने ख़त्म करने की कोशिश की, उस वक्त अखबार ही एक ज़रिया था जिससे आदमी पूरी दुनिया के हालात के साथ साथ पाकिस्तानी हालात से भी आदमी बाखबर रह सकता था। PTV तो वज़ीरनामा मशहूर था और वह सिर्फ हुकूमती तस्दीक शुदा ख़बरें ही नशर करता था। जब ज़िया उल हक साहब ने शाही महल्ला पर रेड करवाई तो शाही महल्ला का इस वक्त का जो बड़ा था यानी दल्ला, जिसे दल्ला भी बोलते हैं, ज़िया उल हक साहब से दरख्वास्त की, यानी उसने ज़िया उल हक साहब, ये जंग अखबार में आया, मैंने खुद पढ़ा, ये वो खुद मैंने पढ़ा जो उसने दरख्वास्त की कि जनाब हम जहाँ बैठे हैं यहाँ सदियों से बैठे हैं, यहाँ पर हमें बैठे रहने दें। अगर हम लोग यहाँ से उठ गए या उठा दिए गए तो हम हर घर और हर मोहल्ले में दाखिल हो जाएंगे। और ये हकीकतन हुआ, ये आगे मैं बता रहा हूँ। और फिर ज़िया उल हक साहब को इस बात की समझ ना आई तो फिर वक्त ने इस बड़े दल्ले की बात सच साबित की। सारा इकबाल टाउन और हमारी रहाइश 1996 में केनाल पार्क फेज़ 3 में थी, जिसमें आजकल मेरा बड़ा भाई रहता है। इस मोहल्ला में भी एक भाई उनकी जो बड़ी होती है जो ये सारा काम करवाती है, आकर किराए के घर में रहने लगी। अब सारा दिन तो सोए रहते और सर्दियों की रातें और रात 10 बजे के बाद वहाँ पर दिन का सा समा हो जाता। बड़ी बड़ी और लंबी लंबी गाड़ियों में लोग आना शुरू हो गए। यानी आप अगर आज भी शाही महल्ले चले जाए ना, दोबारा रौनकें वहाँ की बहाल हो गई हैं। रात को 12-1 बजे के बाद वहाँ वाकई दिन का समा होता है। वहाँ ऐसा लगता है जैसे यहाँ रात आई नहीं, और यही यहाँ कुछ हो रहा था। जब मेरे बड़े भाई ने यह सूरत हाल देखी तो मोहल्ले के दोस्तों को पहले साथ मिलाया और मोहल्ले की मीटिंग में स्कीम के मालों को बुलाया और उसके नोटिस में ये बात लाई गई और उसके सद्देबाब का कहा गया। उसके इलाके के SHO से बात की और वो पूरी टीम के साथ पहुंचा। पहले तो वो भाई काबू में ना आई और SHO को भी ये लंबी लंबी गालियां देना शुरू होगी कि जब तुम से बाकायदा भत्ता लेते हो तो फिर हमें यहाँ से निकालने कैसे आ गए। यानी वो SHO भी बाकायदा उनसे भत्ता, और इनका ये तरीका वारदात होती है, सबसे पहले ये थाने में जाके पैसे देते हैं ताकि हमें तंग ना किया जाए। लेकिन बात चूँकि महल्लादारों की थी और SHO पर प्रेशर भी, अगर तुमने काम ना किया तो हम SHP के सामने पेश हो जाएंगे और तुम्हारी असलियत भी बता देंगे कि तुम इस बीबी से भत्ता लेते हो। काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन आखिरकार जब इस औरत ने देखा कि मुझे यहाँ से जाना होगा तो उसने स्कीम के मालिक और महल्लेदारों से दरख्वास्त की कि हमें 1 हफ्ता की मोहलत दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और इस दौरान यहाँ पर कोई धंधा भी नहीं करेंगे। और वाकई वो हफ्ता के अंदर अंदर चले गए। जनाब ये अंजाम हुआ शाही महल्ले से इंसाफ को निकालने का। अब तो हाल उससे बुरा है, बहुत ही बुरा है। अब तो ये सब लोग शुरफा के लबादे में आगे आ गए हैं और पहले से ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं। जी 1988 में मैं इरिगेशन में बतौर स्टेनो सरगोदे की उस वक्त तहसील थी, अब तो पता नहीं भलवाल गया, और वर्कशॉप में मकूम था। ये दूसरा मैं बताने लगा हूँ वाक़या कि उसके असरात क्या हुए वहाँ से उनको निकालने के। जिस इरिगेशन वर्कशॉप की कॉलोनी में मैं रहता था, वेल फर्निश्ड कॉलोनी थी, वहाँ पे एक औरत रहती थी। वो लंगड़ी थी, लंगड़ा के चलती थी, हाथ में वो एक डंगोरी थी जिसके सहारे वो चलती थी। आस्ता आस्ता जब मैं थोड़ा पुराना हुआ तो पता लगा जनाब ये वहाँ के जो भलवाल के स्कूल है बच्चियों का, वहाँ की हॉस्टल के इंचार्ज है। और फिर वो उसके करतूत बताए का अल अमानुल अल हफीज़ कि वो जनाब वो ये पूरा धंधा कराती है और यहाँ के गिर्द के जो अशराफिया बदमाशिया के बच्चे नाजायज़ दौलत और हराम की कमाई से पले थे, वो उनसे रब्ता करते थे कि जी फ़लाँ बच्ची हमें चाहिए।
तो वो क्या करती थी कि वो बच्ची हॉस्टल में रहती थी। वो रात को उसका, क्योंकि एक डुप्लीकेट चाबी जो हॉस्टल में रहने वाले उन्हें पता ही होता है कि जो इंचार्ज होता है उसके पास भी मौजूद होती है। वो रात को जाके उसके दरवाज़ा खोल के उसे अंदर दाखिल कर देती थी और दरवाज़ा बंद कर देती थी। अब बहुत सी बच्चियों ने ऐसे अपनी इज्जतें गंवाई वहाँ पे। कुछ तो बदनामी के डर से चुप हो गई, और जिसने शोर भी डाला वो असर व सूख वाले थे, और उस औरत की भी बहुत आगे तक पहुँच थी, वो चुप करा देती थी। यानी ये रिज़ल्ट था वो शाही माला ख़त्म करने का। क्योंकि पहले तो होते थे ना, लोग वहाँ जाके अपना मुंह काला कर लेते थे। बात वही आजकल अक्सर आता भी है कि उस वक्त नवाब जो गरीबों की बेटियों की इज़्ज़तें उछालते थे, आप उनकी अपनी इज़्ज़तें टिकटॉक पे जो है ना अपनी इज़्ज़तें खुद ही उछाल रही हैं। और यह हकीकत है, मुकाफ़ात अमल है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जनाब, पहले तहरीरें बामकसद हुआ करती थी, अब तो बेहयाई पे मबनी होती है ना। पहले तहरीरों का कुछ मकसद होता था, ड्रामों का कुछ मकसद होता था, और यानी बामकसद वो सब कुछ था ना। अब तो बग़ैर मकसद के हर चीज़ जो है ना चल जाती है। उम्मीद है जी मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। इससे बहुत कुछ हासिल करने को है। अगर आप हासिल करना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर जाके कमेंट्स कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।